स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 9 में जो पढ़ने जा रहे हैं वह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्लास को शुरू से करने से पहले पिछले क्लास में जो हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER में किसका संश्लेषण होता है, यानी कि वहाँ क्या बनता है। तो आपको हम जब पढ़ाए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER के बारे में, तो आपको बताए थे कि दो टाइप का वो होता है। फर्स्ट टाइम होता है RER, सेकेंड टाइप होता है SER। तो SER में जो है वसा यानी कि जिसको चर्बी बोलते हैं उसका संश्लेषण होता है। संश्लेषण करने का मतलब कि वो वहाँ पर बनता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या है, बूंदी बूंदी टाइप का एक मतलब कि चिपका हुआ रहता है, जिसको हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। और वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तो देखा जाए तो नॉर्मली जब पूछता है कि RER में किसका संश्लेषण होता है तो प्रोटीन संश्लेषण, लेकिन किसकी मदद से होता है? तो राइबोसोम्स की मदद से होता है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स तो एक तो बता दिए आपको कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता ही इसलिए है क्योंकि इस पर क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो ये रफ जो राइबोसोम्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं, आपसे कह दे, एक तो हो गया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये कहीं कहीं सेल में भी बिखरे हुए भी ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, जिसको अगर ये बिखरा हुआ पाए जाते हैं इसको पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो जगह पाए जाते हैं। एक दो जगह क्या मतलब पाए जाते हैं सेल में, कहाँ कहाँ पर? तो एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और दूसरा सेल में कहीं बिखरा हुआ रहता है गुच्छा के रूप में, जिसको पॉलीराइबोसोम भी बोला जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ तो प्रोटीन बन गया, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो गया, साथ ही साथ फैट का निर्माण हो गया। तो इन सब को पैक कौन करता है? फिर एक कोशिका के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो काम करता है हमारा गोल्जी बॉडी। इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये हमारा इस सेशन का जो पिछला वीडियो था उसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आज हम शुरू करते हैं अगला हमारा कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया से। पहला क्वेश्चन ये है कि यह होता किस तरह है। तो यह छोटा सा होता है, क्योंकि कोशिका छोटी चीज़ है, कोशिका के अंदर में ये चीज़ है तो छोटा तो ही होना ही है। तो छोटी सी होती है, धागे नुमा यानी कि धागा की तरह, या फिर ये भी कहा जाए कि धागा की तरह होता है, या फिर दाना की तरह होता है, या फिर गोलाकार भी होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट चीज़ याद रखना है कि जो पादप कोशिका होती है, पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका, और एक कोशिका होती है जंतु कोशिका यानी कि जानवरों की, यानी कि हम लोगों की भी कोशिका जंतु कोशिका ही होती है। तो पादप कोशिका में संख्या जो होती है ना इसकी जंतु कोशिका से कम होती है, यानी कि हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा और पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया कम। सवाल पूछा जाए अगर आपसे कि बताइए इनमें से किस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, क्वेश्चन ऑप्शन ए में रहेगा पादप, ऑप्शन बी में रहेगा जंतु, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जंतु में। तो बात है कि जंतु कोशिका में ये हो कितना सकता है। तो देखिए 10,000 हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि 10,000 से कम इसका काउंट नहीं होता है। कब थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, नहीं तो 10,000 से ज़्यादा भी होता है। अब बात करते हैं कि अभी इसमें ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है कि यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। देखिए लाइसोसोम पढ़े थे तो एक झिल्ली से घिरा था, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे तो वो भी एक झिल्ली से घिरा था, लेकिन ये जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। दोहरी झिल्ली कहने का क्या मतलब है, जिस तरह जो पादप कोशिका होती है, एक तो उसमें कोशिका झिल्ली होती है सबसे पहला, उसके ऊपर से भी एक लेयरिंग होता है कौन सी का? कोशिका भित्ति का। ठीक है, ये चीज़ भी आप पढ़े हुए हैं। तो ठीक इसी तरह इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर दो लेयरिंग होता है। आपको इधर से पता समझ में आएगा ज़्यादा, जैसे कि ये एक फेज बना दिए इसका और एक फेज दूसरा बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें दो लेयरिंग होता है। इसमें कितना होता है? दो लेयरिंग होता है, तो दो हो गया। इतना बात क्लियर है। अब आगे समझिए इस बात का। दो को झिल्ली होता है तो दो झिल्ली से घिरी होती है और दोनों झिल्लियों
के बीच तरल युक्त गुहा होती है। देखिए गुहा शब्द बहुत ही परेशान करता है, हम लोग भी जब आप क्लास में थे 9th क्लास में 8th क्लास तो गुहा समझ में नहीं आता था। गुहा का मतलब होता है, इंग्लिश उसका होता है कैविटी, और कैविटी नॉर्मली छेद को या फिर किसी सुरंग सब टाइप जो होता है ना उसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये इसमें क्या बन गया, कैविटी बन गया, ये क्या हो गया, कैविटी बन गया। अब इसमें चूंकि जगह बन गया, अब इस जगह में कुछ ना कुछ तो फील्ड होगा, तब तो दोनों क्या है, अलग है, दोनों एक दूसरे से ये अलग है। इसका कारण क्या है, बीच में कुछ होगा तब तो अलग होगा, बीच में कुछ नहीं रहता तो सट जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, दोनों क्या है, अलग है। तो ये बाहरी झिल्ली हो गई और ये अंदर की झिल्ली हो गई, ठीक है। तो बाहरी झिल्ली और अंदर की झिल्ली के बीच में तरल मतलब समझते हैं द्रव्य टाइप का, मतलब कि समझिए ना पनिगर कोई चीज़, वो इसमें भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरल युक्त गुहा को ये जो इसमें भरा हुआ है, तरल युक्त का मतलब कि कोई तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ है, और इस तरल युक्त गुहा को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा या फिर माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। देखिए इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये तो कि दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, और इस गुहा को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो भीतरी भाग है, जैसे कि ये अंदर का भाग है ना, ये अंदर का भाग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। ये एक फिगर हो गया, देख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर का जितना दिख रहा है, ये सब उसका क्या है, मैट्रिक्स है। और भी देखिए इसके अंदर में ये जितना ब्लू ब्लू वाला सब देख रहे हैं क्या है, मैट्रिक्स है। बात समझ रहे हैं, मैट्रिक्स है। तो मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो भाग हो गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। देखिए बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी बोलते हैं, उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक चीज़ और आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसी को देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी उतना अच्छा नहीं है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी झिल्ली है, ठीक है। तो अनेक प्रवर्ध मतलब कि देख रहे हैं ये निकल के इसके अंदर क्या है, लटका हुआ है। तो इसी लटके हुए चीज़ को क्या बोलते हैं पता है, क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो लटका हुआ है इसी का क्या नाम है, क्रिस्टी है। ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए ये पीला वाला जो लाइनिंग है, ये जो पीला वाला लाइनिंग है जिसको हम ब्लैक कर रहे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, भीतरी भाग है, ठीक है, भीतरी भाग है। और ये जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, जिसको अभी हम मान लीजिए कि इस कलर से हम जो कलर कर दे रहे हैं, ठीक है, ये जो कलर कर दिए, तो आप ध्यान से देखिए, तो ये अंदर की तरफ लटका हुआ है कि नहीं लटका हुआ है। तो इसी ये जो अंदर की तरफ लटका हुआ जो हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी परत से है कि भीतरी परत से, तो बाहरी परत से नहीं है, भीतरी परत से। भीतरा वाला जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उससे क्या है, अनेक सारे प्रवर्ध निकले रहते हैं, और इन्हीं प्रवर्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और भी फिगर में देखिए, और फिगर होगा इधर, जैसे कि देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये इनर पार्ट है, और इनर पार्ट से देखिए इसमें ई वाला जो है ऐसे गया हुआ है, ठीक है, फिर ये वाला जो है ऐसे गया हुआ है, ठीक है, फिर ये वाला जो है ऐसे गया हुआ है। इसी का क्या नाम है, इसी का नाम क्रिस्टी है। क्या नाम है, क्रिस्टी। तो अभी 2-3 चीज़ बता दी है आपको। पहला चीज़ कि ये तो 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। दूसरा चीज़ कि इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहलाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी जो झिल्ली है उससे ऐसे कुछ कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, ठीक है, प्रवर्ध निकले रहते हैं, और इन प्रवर्ध को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये जो हम कलर कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए, और माइटोकॉन्ड्रिया का तो ये वाला तो भाग हो गया, जिसको कलर कर दिए वो क्रिस्टी हो गया। अब मान लीजिए जिसको हम व्हाइट कलर से कर रहे हैं, ये जो भाग हुआ, ये वाला जो पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। मैट्रिक्स समझ में आया और क्रिस्टी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो अभी हम जिसको व्हाइट बना रहे हैं, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, और ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी और मैट्रिक्स एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम्स का तो काम आपको पता है, प्रोटीन बना लेता है, मतलब भाई साहब कि ये अपने लिए खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, तो इसको टेंशन नहीं है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए वो मटेरियल होता है जैसे कि आदमी का बच्चा आदमी का हो जाना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, तो ऐसा कैसे हो जाता है। या फिर कान कट जाए, अगर ये इतना दूर का कट जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही मांस लटकेगा, ठीक है। अगर ये वाला यहाँ से मतलब कि जहाँ से जो अंग किसी का कट जाता है तो वहाँ पर वैसा ही मांस आता है, वैसा ही उसका स्ट्रक्चर आता है। ये कैसे होता है, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में ही छुपा रहता है, ठीक है। डीएनए के बारे में और भी आगे आपको पढ़ना है, लेकिन अभी तत्काल में समझिए कि डीएनए में होता क्या है कि कौन सा अंग कैसा बनेगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट, आकार किस तरह का होगा, वह कहाँ छुपा रहता है, डीएनए के अंदर में ही छुपा होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दो चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला चीज़ तो कि इसमें 2 झिल्ली होता है, दूसरा चीज़ कि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अच्छा, और ये जो क्रिस्टी होते हैं ना, क्रिस्टी जो इसके बारे में अभी हम बताएं आपको, जैसे कि इसको फिर से हम हटाते हैं और फिर से एक बार देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा, अभी हम इसको थोड़ा सा मोटा करके क्रिस्टी को कलर कर रहे हैं, देखिए देखिए ये जो क्रिस्टी है, ठीक है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। तो इस क्रिस्टी में ना कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं और उन एंजाइम्स को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं। क्रिस्टी में कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल है, ठीक है। तो जो कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण इन्हीं के कारण होता है। जो कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टी में, और उन्हीं के कारण क्या होता है, हमारा भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीकरण, इसका कार्य बता रहे हैं अब आपको। ऑक्सीकरण के संपूर्ण, भोजन के संपूर्ण ऑक्सीकरण जब हो जाता है, ऑक्सीकरण होने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। ऑक्सीकरण करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देना, उसके बाद में ऑक्सीकरण और अवकरण प्रोसेस जो है आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, रसायन विज्ञान में पढ़ना है। अभी तत्काल में समझिए कि जब ऑक्सीकरण उसका होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी से हम लोग बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, चल पाते हैं या फिर दौड़ पाते हैं। कहने का ये मतलब कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसका जो एक एक चीज़ है हर एक सेल में पहुंचाया जाता है, फिर उस सेल में भी वहाँ उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, और तब हमको क्या बोलता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ऊर्जा हमको एक्चुअली कहाँ से मिला, कोशिका में, और कोशिका में किस पार्ट से मिला, तो माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही चूंकि ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रियो का कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है, या फिर यूं कहे कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस समझते हैं ना, जहां से बिजली पूरे शहर में सप्लाई होती है, वह पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। आप लोगों के घर के भी आसपास 10-20 किलोमीटर के अंदर में कहीं ना कहीं पावर हाउस होगा, तो वहीं से आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बिजली सप्लाई होता है। तो ठीक इसी तरह हर एक सेल में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और वह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, और भोजन का ऑक्सीकरण कराता है, उससे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा से हम लोगों का जो भी डेली का काम होता है, जो भी हम लोग प्रोसेस क्रिया करते हैं, उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, यहीं से मिलती है। अब बात यह है कि यह जो ऊर्जा उत्पन्न हुई भोजन के ऑक्सीकरण से, वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एकदम 10 बार लिख लीजिएगा, आज ही लिख लीजिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो है 10 बार इसको ट्राई कीजिए लिखने का। साथ ही साथ जो आज हम पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी पढ़ाते हैं टॉपिक, उसको बुक से, जो भी बुक आपके पास में है, कोई भी बुक का रेफरेंस लीजिए, उस बुक को आप जाके 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए, बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो वो जो एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है, मतलब कि स्टोर हो जाता है। और जब कोशिका को कोई नया चीज़, कोई नया ऑर्गेन यौगिक बनाना रहता है, तो इसी एटीपी के रूप में जो संचित ऊर्जा है उसका क्या करता है, वो यूज करता है। तो आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, ठीक है, क्रिस्टी क्या है, मैट्रिक्स क्या है। साथ ही साथ आप देखें कि इसमें अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, जिसके कारण ये अपना प्रोटीन भी बना ले सकती है।
क्रिस्टी में जो होता है कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की मदद से क्या होता है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और जब भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या होती है, ढेर सारी ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, और यही जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में हम लोगों के शरीर में जमा रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब कोशिका को कोई नया यौगिक का निर्माण करना होता है तो इस एटीपी का क्या करती है, इस्तेमाल करती है। तो मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया से 3-4 बातें याद रखिएगा। पहला बात तो ये आपको याद रखना है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दूसरा बात याद रखना है कि एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और उसके बाद में ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, उसके बाद में इसके पास में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको इतना चीज़ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा ट्राई करके देख सकते हैं। आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप इसको पढ़ने का कोशिश जरूर करेंगे एक बार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए कोशिकांग के साथ में। ठीक है, तब तक रिवीजन करते रहिए, और वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे। चैनल पर जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।